हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप। आज हमें शुरू करना है नेक्स्ट चैप्टर, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बुलेट ट्रेन से फास्ट, मैगी तैयार होने से पहले ये लेक्चर आपको कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। आखिर तक बने रहो और बताओ कि कहानी कैसी थी। और अगर कहानी पसंद आई तभी लाइक और शेयर करना। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो भाई, आपके सामने एक पेंटिंग होगी जिसमें ये हुस्न परी एक पहिए पे जिसे पंख लगे हुए हैं उस पे चल रही है। ये वक्त का पहिया है और उसके पीछे दिखाए हुए हैं मॉडर्नाइजेशन के अलग अलग टूल्स, जैसे रेलवे, स्टीम इंजन, फोर व्हीलर्स और बहुत कुछ। और ये सिंबॉलिक है कि ये परी मॉडर्नाइजेशन का ईरा लाएगी। इस पेंटिंग का नाम है डाउन ऑफ द सेंचुरी, जो ईटी पॉल ने बनाई थी। और नेक्स्ट पेंटिंग है टू मैजिशियंस की। इसके ऊपर के पार्ट में हमें दिखाया गया है एक लड़के के हाथ में चिराग है जिससे जिन बाहर आएगा और उसे मनचाही चीज तैयार करके देगा। और निचले पार्ट में है एक वर्कर, और माना गया है कि वर्कर भी जिन की तरह है जो हमें बड़े बड़े पूल्स, आईफिल टावर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के दे सकता है। मतलब मॉडर्नाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में वर्कर भी जिन की तरह काम करता है, ऐसा ये पेंटिंग दिखाती है। ओके, तो मेन टॉपिक से शुरुआत करते हैं। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि पहले कुछ ही नहीं था और एकदम से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। उसके पहले भी एक ईरा था जिसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते थे। अब इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन फीचर क्या था? यहाँ पर चीजें बड़े बड़े फैक्ट्रीज में एक ही जगह पे नहीं बनती थी। इस वक्त चीजें छोटे छोटे घरों में, फार्म्स में बनाया जाती थी और इसे इंडस्ट्रीज कहते थे। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में यही फर्क है। फैक्ट्रीज होती है एक बहुत बड़ा वर्कशॉप जहाँ पे हर चीज एक ही जगह पे तैयार होती है और रेडी माल बाहर भेजा जाता है। और इंडस्ट्रीज का कैसा है कि वो अलग अलग जगह पे डिसेंट्रलाइज होती है। अलग अलग जगह पे एक ही चीज के पुर्जे बनते हैं और वो इकट्ठा करके बाद में माल बेचा जाता है। तो इसे समझ लीजिए। और ये फीचर था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि सभी चीजें डिसेंट्रलाइज थी, अलग अलग जगह पे थी। फिर वो कितना भी बड़ा प्रोडक्शन हो, चीजें इसी तरह से बनती थी। पर इसका रीजन क्या था? तो देखो, 17 और 18 सेंचुरी में जो यूरोप के पुराने मर्चेंट्स थे ना, उन्होंने अपना अपना गिल्ड बना लिया था। गिल्ड मतलब गैंग, ग्रुप। और ये क्या करते थे कि जो नए मर्चेंट्स आते थे उनको कहते थे कि भाई हमारे इलाकों में काम मत करो, यहाँ पे हमारी मोनोपोली है, हम यहाँ का काम देखेंगे। इस वजह से नए मर्चेंट्स को सिटीज में सेटल होने को नहीं मिलता था। इस वजह से वो कंट्री साइड यानी गाँव में जाते थे। अब विलेजर्स में तो लोग इनके वेलकम के लिए तैयार ही थे, क्योंकि विलेजर्स मतलब खेती बाड़ी करने वाले लोग भी परेशान थे क्योंकि उनके खेती से उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता था। जैसे ये मर्चेंट्स गाँव में आने लगे, इनका बहुत ज्यादा वेलकम हुआ। गांव के लोग, फिर वो फार्मर्स हो, आर्टिसंस हो, कोई भी, हर कोई इनके साथ काम करना चाहता था। इनने कहा कि भाई टेंशन मत लो, हम आपको पैसा देते हैं, आपका रॉ मटेरियल भी हम ही खरीदेंगे, आप बस अच्छा प्रोडक्शन करो अपने घर में और हमें बेचो, हम वो इंटरनेशनल मार्केट्स में ले जाएंगे। इतना सिंपल सीन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में चल रहा था। लेकिन हमें देखना है इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो 1730s में इंग्लैंड में कंपनीज आना शुरू हुआ, फैक्ट्रीज आना शुरू हुआ। अब फैक्ट्रीज आने लगी तो हर चीज की फैक्ट्री नहीं थी। पहला फैक्ट्रीज आया था कॉटन का। एक तरह से कॉटन मिल, और कॉटन सिंबल था मॉडर्नाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, नए इरा का। और इस दौरान छोटे छोटे इनोवेशन भी होने लगे जिससे कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अब इस कॉटन मिल की शुरुआत किसने की थी? तो इस अंकल का, इस चच्चा का नाम याद रखना, रिचर्ड आर्कराइट। इन्होंने पहली बार कॉटन मिल की शुरुआत की। इनको ही देख के इंग्लैंड में अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज लगना शुरू हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था कि फैक्ट्री शुरू हो गई, नए मशीन्स आ गए, इसीलिए वर्कर्स पूरी तरह से गायब हो गए। अब चैट जीपीटी आ गया है तो लिखने वाले राइटर्स कम हो गए हैं क्या? तो नहीं, जिनको काम में ह्यूमन टच चाहिए उनके लिए वर्कर्स जरूरी थे। ऐसा ही कॉटन मिल के लिए और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी हुआ। मशीन्स आए लेकिन वर्कर्स भी बने रहे। हमें नई कहानी देखनी है पीस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज की। अब देखो, फैक्ट्रीज आना शुरू हुआ और लोग मॉडर्नाइज होने लगे, ये तो बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी इंडस्ट्रीज ने एक ही पल में मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। ये एक्सेप्टेंस बहुत धीरे धीरे आया था। शुरुआत में ये नई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आयरन और कॉटन इंडस्ट्री के लिए ही फेमस हुई थी। बाकी तो इंडस्ट्रीज थी वो अभी भी ट्रेडिशनल वर्कर्स पे ही डिपेंड थी। अब मशीन का काम तो आपको पता है कि उसे 100 चीजें अगर बनाने को कहो तो 100 एकदम सेम चीजें बनाएंगी। लेकिन ह्यूमन टच तो जरूरी है। वर्कर्स अलग अलग तरीके से अपने स्किल बढ़ा रहे थे ताकि वो और अच्छा काम कर सके और इंडस्ट्रियलाइजेशन से कम्पीट कर सके। जो नए मशीन्स आए थे ना, उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे। मतलब 3 मेजर प्रॉब्लम थे। पहला तो ये टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव थी, मतलब बहुत कम इंडस्ट्रीज इसे अफोर्ड कर पाती थी।
और ये इनिशियल टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसमें कुछ गड़बड़ी होती ही रहती थी और उसे रिपेयर करने के लिए भी बहुत कॉस्ट लगती थी। और जो इसके इन्वेंटर्स थे वो कहते थे कि भाई बहुत बढ़िया है, एक ही दिन में आप हजार कपड़ा बना सकते हो, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें छोड़ते थे। इतना प्रोडक्शन उन मशीन्स से नहीं होता था। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें थी जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा स्लो हो रहा था और लोग नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मतलब अभी भी मेन रोल किसका था? वर्कर्स का। चलो वर्कर्स के बारे में थोड़ा सोचते हैं, उनके हालात कैसे थे। अब हैंड लेबर्स की बात करें तो विक्टोरियन ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी और लोग भरे हुए थे, हर कोई काम करना चाहता था। अब कोई 100 में काम करना चाहता था तो दूसरा कहता था कि मैं 50 में करूंगा। इस वजह से इंडस्ट्रीज को इतने लोग मिलते थे कि वो बेकार में मशीन्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। कुछ तो सीजनल इंडस्ट्रीज थी जिन्हें 2-4 महीने के लिए वर्कर्स लगते थे। अब ये लोग इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी मशीन्स 2-4 महीने के लिए खरीदेंगे और साल भर के उसका अचार डालेंगे, इसलिए ये प्रेफर करते थे कि कोई हैंड लेबर ही मिल जाए काम के लिए। दूसरी भी एक इम्पोर्टेंट बात थी, हैंडमेड चीजें थी, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती थी और वो अच्छी तरीके से तैयार की जाती थी, ऐसा मानते हैं। अरे यार अभी के समय की बात लो, कितने लोग हैंडमेड पेंटिंग्स को या फिर हैंडमेड कपड़े को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो बहुत फाइन होता है, बहुत बढ़िया होता है। वैसे ही उस समय भी था। अब लाइफ ऑफ वर्कर्स की बात करें तो आपको लगेगा कि इतनी डिमांड थी इनकी, बहुत अच्छी लाइफ होगी, लेकिन नहीं भाई। अभी आपको बताया ना कि 100 में कोई काम करने के लिए तैयार था तो दूसरा कहता था मैं 50 में कर दूंगा। इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को बहुत कम दाम में काम करना पड़ता था। और दूसरा प्रॉब्लम था सीजनल वर्कर्स का। अब आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आइसक्रीम तैयार करनी है, उसका एक सीजन है, उस 4 महीने आइसक्रीम जोरों से तैयार होगी। उसके बाद क्या? विंटर में तो कोई आइसक्रीम खरीदेगा नहीं। इस वजह से उन वर्कर्स को अगर निकाल दिया गया तो उनके हालात कैसे होंगे? वो जॉबलेस हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सीजनल वर्कर्स की। और डॉक्यूमेंट्स में ऐसे दिखाया जाता है कि 19th सेंचुरी में वर्कर की वेजेस बढ़ी, लेकिन साथ ही जो चीज पहले 10 रुपए में मिलती थी अब वो 50 रुपए में मिलने लगी। मतलब इन्फ्लेशन भी बढ़ा। इस वजह से वर्कर्स के हालात बद से बदतर होने लगे। 2 और चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम्स थी वर्कर्स की या उनके लिए अच्छा था, आप ही सोच लेना। पहले तो मशीन्स आ गई, इस वजह से जहाँ पे 100 लोग काम कर सकते थे वहाँ पे अब 10 लोगों की जरूरत थी, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। लेकिन उसी समय 10 और इंडस्ट्रीज शुरू हो गई, जिस वजह से हर इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की जरूरत पड़ने लगी। मतलब एक तरफ मशीन की वजह से थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट आया, लेकिन ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ने की वजह से ये चीजें बैलेंस भी होने लगी। आपको दोनों साइड पता होनी चाहिए, इसलिए बता दिया। जिस वक्त आपको लेक्चर पसंद आ गया बस एक लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब किया होगा तो बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, मतलब यूरोप की कॉलोनीज। इसमें हमें फोकस करना है इंडिया पे ऑब्वियसली। अब एक समय ऐसा था कि इंडियन टेक्सटाइल को बहुत ज्यादा डिमांड थी पूरे दुनिया में। बॉस थे हम सिल्क इंडस्ट्री में, कॉटन गुड्स में, बहुत अलग अलग चीजों में। हमारे वर्कर्स जो थे, जो हाथ से हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, वो बहुत ज्यादा डिमांड में थे। ब्रिटेन में उसकी बहुत तारीफ होती थी। लेकिन अभी तक इंडिया में बुरे बंदर मतलब ब्रिटिशर्स की एंट्री नहीं हुई थी, इसीलिए सब अच्छा चल रहा था। वेवर्स अपना कपड़ा बनाता था, सप्लाई मर्चेंट एक जगह से दूसरी जगह कपड़ा ले जाता था और ब्रोकर्स दूसरे देशों को, दूसरे इंडस्ट्रीज को कपड़ा बेचते थे। बहुत अच्छा चल रहा था, हंकी डोरी चल रहा था इंडिया का टेक्सटाइल। फिर आए ब्रिटिशर्स। उन्होंने पहले तो जो पुराने पोर्ट्स थे हमारे यहाँ पे, सूरत, हुगली, इनको बर्बाद करना शुरू कर दिया और उनके कन्वीनियंट के हिसाब से मुंबई, कलकत्ता जैसे पोर्ट को इवॉल्व किया, उनकी डेवलपमेंट की। बाद में जब इनके हाथ पॉलिटिकल पावर आई तो इन्होंने अलग अलग लॉज बनाए जिससे कि हमारे वेवर्स या फिर पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो सके, क्योंकि आखिर में तो ये व्यापारी थे, इन्हें बस चाहिए था अपना प्रॉफिट। और जब तक हमारी इंडस्ट्री अच्छी रहेगी ये प्रॉफिट नहीं बना सकते थे, इसलिए इन्होंने हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करना शुरू कर दिया अलग अलग तरीके से। और इन ब्रिटिशर्स ने लाई एक नई कंसेप्ट, गोमस्ता। इसकी पूरी कहानी समझ लेते हैं। पहले क्या होता था कि ये वेवर्स होते थे हमारे, उनके पहचान के लोग उनका माल खरीद कर पोर्ट्स ले जाते थे और उन्हें बेचते थे, तो सब अच्छा चल रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये गोमस्ता को इंट्रोड्यूस किया। अब सारी पावर गोमस्ता के हाथ में थी और ये गोमस्ता तो इनके पर्सनल रिलेटिव्स नहीं थे। इस वजह से वो वेवर्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और उनका माल कम से कम कीमत में खरीदा जा सके ऐसा देखते थे, जिससे कि ब्रिटिशर्स का ही फायदा होता था। दूसरी तरफ इस ब्रिटिशर्स ने फार्मर को लोन देना शुरू कर दिया ताकि वो अच्छे खेती कर सके। लेकिन इसके पीछे उनका बुरा मोटिव था। उन्होंने क्या किया, इनको लोन दिया और कहा कि आप माल मुझे ही बेचोगे। हमारे फार्मर्स भोले थे बेचारे, उन्होंने कहा कि ठीक है यार, बेच देंगे आपको ही। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लोन की वजह से इन फार्मर्स से बहुत कम कीमत में माल खरीदना शुरू कर दिया
मतलब वो बहुत कम कीमत में फार्मर्स से माल खरीदते थे और फार्मर तो मजबूर थे क्योंकि उन्होंने इनके पास से लोन लिया हुआ था। मतलब इस गोमास्ता की सिस्टम से और उसके बाद ब्रिटिशर्स से लिया हुआ लोन, दोनों चीजों ने इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पूरी तरह से खत्म कर दिया और ब्रिटिशर्स की मोनोपोली शुरू कर दी। एक और तरीके से इन भूरे बंदर ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन इंडस्ट्री की बर्बादी की। पॉइंट है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब ये मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर ब्रिटेन की एक बड़ी सिटी है। जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई है, मुंबई में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वैसे ही ब्रिटेन में बहुत सारा कपड़ा, कॉटन मिल्स मैनचेस्टर में थी। ऐसा माना जाता था इंडिया में जो भी कपड़ा आता है वो मैनचेस्टर के मशीन से बन के आता है। अब इनने हमारे इंडस्ट्रीज की बर्बादी कैसे की वो देखो। पहले तो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि भाई आप इंडिया के कपड़े पे कुछ टैक्स लगाओ, नहीं तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हम यहाँ पे मशीन पे कपड़े तैयार कर रहे हैं, वो हाथ से बढ़िया कपड़े लाते हैं, हमारे लोग हमारा मशीन का कपड़ा खरीदेंगे ही नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के कपड़ों पे टैक्स लगा दी, तो हमारे कपड़े वहाँ पे महंगे हो गए, लेकिन मशीन से बने कपड़े सस्ते मिलते थे, तो ज्यादा मशीन के कपड़े बेचे जाने लगे। इंडिया की इंडस्ट्री बर्बाद। आगे क्या हुआ? इस इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि भाई ब्रिटिश सरकार, हमें अब इंडिया में कपड़ा बेचना है, सस्ता कपड़ा है, 10 रुपए में कपड़ा बनता है, हम वहाँ पे सस्ते में बेचेंगे। इनने इंडिया में कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। हमारा हाथ से बना कपड़ा होता था 100 रुपए का, इनका मशीन का कपड़ा था 10 रुपए का। इंडिया के लोग थे गरीब, इनने कहा कि भाई 10 रुपए में कपड़ा खरीद लो, क्यों 100 का खरीदना है। वहाँ पे भी इंडिया की इंडस्ट्री बर्बाद। एक और कांड हुआ, मैनचेस्टर की मशीन्स को बहुत ज्यादा कपड़ा तैयार करना था, इसीलिए इन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल। इनने भारत से बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल मंगा लिया, लेकिन भारत के वर्कर्स को तो माल तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल नहीं बचा। सारा मटेरियल मैनचेस्टर यानी इंग्लैंड चला गया। इस वजह से फिर से एक बार हो गई भारत की इंडस्ट्री बर्बाद। चलो अगले पॉइंट नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। फटाफट लाइक ठोक दो और नेक्स्ट पार्ट में शिफ्ट हो जाओ। बाय बाय, सी यू।